चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीजेपी के हुए आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले कैलाश गहलोत बोले ईडी सीबीआई के दबाव में नहीं बदली पार्टी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली। कैलाश गहलोत ने बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत गौतम और हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान नहीं था, यह फैसला मैंने एक रात में नहीं लिया। गहलोत ने कहा कि जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मैंने किसी के दबाव में आकर यह फैसला लिया है तो यह गलत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है का पोस्टर दिखाया। धारावी प्रोजेक्ट अडानी को देने पर कहा मोदी, अडानी और अमित शाह एक ही हैं, ये सेफ है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में एक है तो सेफ है लिखा था, दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई गई थी। राहुल गांधी ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा कि भाजपा धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। एक है तो सेफ है का मतलब एक मोदी जी, एक अडानी जी और एक शाह है। सेफ कौन है? मोदी जी, अडानी जी हैं। नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। नारा उन्होंने ही दिया है, यह बिल्कुल सही नारा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। G20 मीटिंग में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील पहुंचे। संस्कृत मंत्रों से स्वागत हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। दोस्तों, ब्राजील में आज से 19वीं G20 समिट शुरू हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने संस्कृत मंत्रों से उनका स्वागत किया। समिट 2 दिन 18 और 19 नवंबर तक चलेगी। इस इकोनॉमिक संगठन में 19 देश और 2 संगठन यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। दोस्तों, पिछली बार G20 समिट का आयोजन भारत में हुआ था। इससे पहले मोदी 2 दिन के लिए नाइजीरिया दौरे पर भी गए थे। वहां उन्हें सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा गया। मोदी ब्राजील के बाद गुआना का दौरा करेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रूस ने यूक्रेन पर 210 मिसाइल ड्रोन दागे, दावा अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी। जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर 120 मिसाइल और 90 ड्रोन के साथ रविवार देर रात बड़ा हमला कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के पावर सिस्टम को निशाना बनाया गया है। कई पावर प्लांट और ट्रांसफार्मर बुरी तरह से डैमेज कर दिए गए, जिसके बाद देश में पावर कट का ऐलान कर दिया गया। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए यूक्रेन के सरकारी पावर ऑपरेटर उग्रेनेगो ने सोमवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कई घंटों के लिए 2 बार पावर कट किए जाने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ की सरकार को चुनौती। दारू शब्द का इस्तेमाल न करने का नोटिस मिला था। कहा देश में शराब बंद करो, जिंदगी में इसके गाने नहीं गाऊंगा। दरअसल दोस्तों, पॉपुलर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने म्यूजिकल टूर दिल लुमिनाटी के चलते चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में दिलजीत ने हैदराबाद में परफॉर्मेंस किया था। हालांकि उससे पहले ही उन्हें तेलंगाना सरकार का नोटिस मिला कि वो मंच पर शराब, दारू जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। अब दिलजीत ने अपने हालिया शो में नोटिस मिलने पर बात करते हुए सरकार को चुनौती दी है कि अगर हर स्टेट में शराब बैन कर दी जाए तो वो कभी शराब पर बने गाने नहीं गाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, प्रतिबंधों में देरी क्यों? कहा दिल्ली सरकार हमसे पूछे बगैर पाबंदियां न हटाए, भले AQI 300 से नीचे आ जाए। जी हां दोस्तों, दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई? आप हमें गाइडलाइन बताएं। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थिति बन गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी, हमें बताएं। हम यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर हिंसा, सुरक्षा बलों की गोली से एक प्रदर्शनकारी की हुई मौत। 2 दिन स्कूल बंद, केंद्र का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 50 कंपनियां भेजने का फैसला। जी हां दोस्तों, मणिपुर में शनिवार रात भर की हिंसा के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जिरीबाम जिले में रविवार को एक मैतेई प्रदर्शनकारी की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी, जिसके बाद हालात और खराब हो गए। इसे देखते हुए राज्य के स्कूलों में 2 दिन के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्य के सुरक्षा हालात का रिव्यू करेंगे। नेशनल
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच करेगी। केंद्र सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF की 50 कंपनियां मणिपुर भेजने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भाजपा और RSS जहर की तरह है, ऐसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। भाजपा बोली यह भड़काऊ भाषण, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा और RSS की तुलना जहरीले सांप से की। उन्होंने सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो है भाजपा और RSS। वे जहर की तरह हैं, अगर सांप काटता है तो जिस व्यक्ति जिसे काटा गया है उसकी मौत हो जाती है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। वहीं दोस्तों, खड़गे के बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जाएंगे। किसान नेता पंघेर बोले 9 महीने से चुप हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। चंडीगढ़ में सोमवार को हुई किसानों की मीटिंग में फिर से दिल्ली जाने का फैसला लिया गया है। बैठक में किसान नेता सरवन सिंह पंघेर ने कहा कि शंभू बॉर्डर से ही दिल्ली रवाना होंगे। पंघेर का कहना है कि 9 महीने से किसान चुप बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से हमारी उपेक्षा की जा रही है, इस कारण दिल्ली जाने का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गाजा में इजराइल का सबसे बड़ा हमला, 50 लोगों की हुई मौत। बेरूत में भी IDF ने मचाया कोहराम, बमबारी में 33 मरे। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना की तरफ से पिछले 24 घंटे में किए गए हवाई हमलों में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें गाजा पट्टी में करीब 50 लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण उपनगर पर मंगलवार को की गई बमबारी में 33 अन्य लोगों की जान चली गई। गाजा के मेडिकल ऑफिसर्स ने बताया कि इलाके के उस क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया है जिसे इजराइल ने मानवीय क्षेत्र घोषित किया था। गाजा में जान गंवाने वाले 46 लोगों में से 11 लोग इसी क्षेत्र के एक अस्थायी कैफेटेरिया में मौजूद थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में AQI 495 पहुंचा, यह सीजन में सबसे बदतर। विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर हुई, कई फ्लाइट 1 घंटे लेट। 9वीं तक की क्लास ऑनलाइन होंगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण पिछले 6 दिन से बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। सोमवार सुबह यहां औसत AQI 481 रिकॉर्ड किया गया। अशोक विहार और बवाना इलाके में AQI 495 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI लेवल 576 तक पहुंच गया। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। पालम समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई, इस कारण फ्लाइट प्रभावित हुई है। सोमवार सुबह इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान 1 घंटे की देरी से उड़े। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट की घोषणा हुई। कंगना रनावत ने किया अनाउंस, 17 जनवरी 2025 को होगी रिलीज। सेंसर बोर्ड ने रोका था फिल्म का सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत की विवादित फिल्म बीते लंबे समय से रिलीज के इंतजार में थी। सेंसिटिव मुद्दा होने पर फिल्म विवादों में थी। देश भर में फिल्म पर बैन लगने की मांग किए जाने के बाद कई केस दर्ज हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। कंगना रनावत ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा की है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार 17 जनवरी 2025 को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीनी और तिब्बती परंपरा के बीच विवाद बढ़ा, दलाई लामा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को बिगाड़ सकता है चीन, 17 साल से कर रहा है तैयारी। जी हां दोस्तों, तिब्बतियों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु 89 वर्षीय दलाई लामा की सेहत ठीक है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उनके उत्तराधिकारी को लेकर तिब्बतियों में चिंताएं हैं। तिब्बती परंपरा में दलाई लामा तुलकुओं या प्रबुद्ध व्यक्तियों में से सबसे प्रमुख होते हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षाओं की परंपराओं को बनाए रखने के लिए मानव रूप धारण करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में मान्यता है कि देह त्याग के बाद वे पुनर्जन्म लेते हैं और ऐसे संकेत छोड़ जाते हैं जो उनके उत्तराधिकारी को खोजने में मदद करते हैं। वर्तमान में दलाई लामा को उनके पूर्ववर्ती 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में तब पहचाना गया था जब वे मात्र 2 साल के थे, लेकिन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बत पर अनाधिकृत कब्जे के चलते चिंता है कि इस बार इस प्रक्रिया में खलल आ सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सावधान, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं फेक शादी के कार्ड, चोरी छिपे बैंक खाता खाली कर रहे हैं साइबर ठग। जी हां दोस्तों, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत से लोगों के पास व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड आता है। क्या आप जानते हैं साइबर ठग ने इन शादी के कार्ड को भी नहीं छोड़ा है और वे इसका इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आमतौर पर अगर आपके घर पर आकर कोई निमंत्रण नहीं देता है तो
व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजकर इनवाइट किया जाता है। साइबर ठग व्हाट्सएप के माध्यम से शादी का निमंत्रण कार्ड के नाम से APK फाइल भेज रहे हैं, जिसके बाद बैंक खाते खाली हो गए हैं। साइबर फ्रॉड के जानकारों का कहना है कि आम लोग APK फाइल को जाने अनजाने में ओपन करते हैं, जिसके बाद वे डिवाइस में ऑटो इंस्टॉल हो जाती है। इसके बाद डिवाइस का एक्सेस साइबर अपराधियों के पास चला जाता है। इससे साइबर अपराधी हमारे फोन के मैसेजेस रीड कर लेते हैं, जिसमें सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि OTP, पिन आदि नंबर हैकर्स के पास चले जाते हैं। ऐसे में अगर आपके पास शादी का कार्ड आया है और उसे आपके दोस्त या रिश्तेदार ने नहीं भेजा है तो कृपया करके आप उस मैसेज को ना खोलें, क्योंकि वह एक फ्रॉड या फिर एक वायरस हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हिमालय से जैसलमेर पहुंचे 200 दुर्लभ गिद्ध। सर्दियों में पसंदीदा जगह है, झुंड में आया मेहमान पक्षी हिमालयन ग्रीफॉन। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर जिले में प्रवासी गिद्धों की आवक शुरू हो चुकी है। जिले में कई जगह पर गिद्धों ने अपना डेरा डाल लिया है। ये पक्षी अब करीब 4 महीने तक जिले में प्रवास करेंगे। 4 महीने के बाद गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही वापस भी लौट जाएंगे। जिले के धोलिया बादरिया गाँव की ओरण के साथ जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान DNP व फतेहगढ़ के देगराय ओरण में गिद्ध नजर आए हैं।